नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के पूर्वी इलाकों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ 2 अलग-अलग मुठभेड़ में 7 आतंकवादी मारे गए। मंत्री समूह ने देश में कोविड स्थिति और टीकाकरण के विस्तार की समीक्षा की। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,31,000 से अधिक कोरोना मामलों की पुष्टि। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज शाम से 19 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन। पश्चिम बंगाल में कल होने वाले विधानसभा के चौथे चरण के चुनाव की सभी तैयारियां पूरी। निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय बलों पर की गई टिप्पणी के लिए टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को नोटिस भेजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रट के साथ वर्चुअल शिखर बैठक करेंगे। पिछले वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह 5% बढ़कर 9 करोड़ 45 लाख रुपये हो गया। भारत और चीन के बीच चुशुल में 11वें दौर की बातचीत जारी और आईपीएल 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट का 14वां संस्करण आज चेन्नई के चेपक स्टेडियम में शुरू। पहले मैच में मुंबई इंडियंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से। दोपहर समाचार में निखिल कुमार के साथ मैं कनकलता। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार लंबे समय से उपेक्षित रहे पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास तेज करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज नई दिल्ली में डॉक्टर हरेकृष्ण मेहताब की लिखी पुस्तक ओडिशा इतिहास के हिंदी संस्करण के लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, करीब 1.5 वर्ष पहले हम सब ने उत्कल केसरी हरेकृष्ण मेहताब जी की 100वीं जयंती बहुत ही एक प्रेरणा के अवसर के रूप में मनाई थी। आज हम उनकी प्रसिद्ध किताब ओडिशा इतिहास के हिंदी संस्करण का लोकार्पण कर रहे हैं। ओडिशा का व्यापक और विविधताओं से भरा इतिहास देश के लोगों तक पहुंचे, यह बहुत आवश्यक है। ओडिया और अंग्रेजी के बाद हिंदी संस्करण के जरिए आपने इस आवश्यकता को पूरा किया है। मैं इस अभिनव प्रयास के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पूर्वोत्तर और पूर्वी क्षेत्र में बुनियादी ढांचा तथा उद्योगों के विकास के लिए विशेष परियोजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश के तटवर्ती क्षेत्रों में रह रहे मछुआरों के हित में नील क्रांति के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इसके लिए नई योजनाओं और परियोजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ओडिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग, तटवर्ती जलमार्ग और तेल तथा गैस पाइपलाइन का व्यापक नेटवर्क उपलब्ध है। साथियों, व्यापार और उद्योग के लिए सबसे पहली जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर। आज ओडिशा में हजारों किलोमीटर के नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, कोस्टल हाईवेज बन रहे हैं, जो कि पोर्ट्स को कनेक्ट करेंगे। सैकड़ों किलोमीटर नई रेल लाइन पिछले 6-7 सालों में बिछाई गई। सागरमाला प्रोजेक्ट पर भी हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद अगला महत्वपूर्ण घटक है उद्योग। इस दिशा में उद्योगों, कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए काम हो रहा है। ऑयल और गैस में जुड़ी कितनी व्यापक संभावनाएं ओडिशा में मौजूद है। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और ओडिशा इतिहास पुस्तक के लेखक डॉक्टर महताब के विषय में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे न केवल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के विशिष्ट व्यक्तित्व थे, बल्कि महत्वपूर्ण राजनीतिक हस्ती भी थे, जिन्होंने आधुनिक ओडिशा के निर्माण में महान योगदान दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर महताब की दूरदृष्टि योगदान के कारण ही आज ओडिशा में संग्रहालय, अभिलेखागार और समृद्ध पुरातात्विक उपलब्धियां मौजूद हैं। पुस्तक के हिंदी संस्करण के लोकार्पण पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इसका विमोचन ऐसे समय में हो रहा है जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसका हिंदी प्रकाशन वाकई कितने सुखद संयोगों से जुड़ा हुआ है। ये पुस्तक एक ऐसे साल में प्रकाशित हुई है जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी साल उस घटना को भी 100 साल पूरे हो रहे हैं जब
हरे कृष्ण मेहताब जी कॉलेज छोड़कर आजादी की लड़ाई से जुड़ गए थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ओडिशा भारत की विविध संस्कृति और समृद्ध इतिहास का परिपूर्ण उदाहरण है। ओडिया और अंग्रेजी में उपलब्ध इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद शंकर लाल पुरोहित ने किया है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और लोकसभा सांसद भर्तृहरि महताब भी उपस्थित थे। हरे कृष्ण महताब फाउंडेशन ने विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया। श्री हरे कृष्ण महताब ने ओडिशा इतिहास पुस्तक अहमदाबाद फोर्ट जेल में लिखी थी, जहां उन्हें 1942 से 1945 के दौरान बंदी रखा गया था। जम्मू कश्मीर में 2 अलग अलग मुठभेड़ में 7 आतंकवादी मारे गए हैं। आकाशवाणी से बातचीत में जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने बताया है कि इनमें आतंकी संगठन अंसार गजवात उल हिंद का सरगना इम्तियाज शाह शामिल है। 2 अलग-अलग एनकाउंटर चल रहे थे। पहला तो शोपियां टाउन में था, जो पिछले लगभग 24 घंटे से ऑन था और वो अभी खत्म हुआ है। उसमें 5 आतंकी थे जो किसी का घर में छुपे हुए थे। ऑपरेशन के दौरान घर को छोड़ करके मस्जिद में घुस गए थे। फोर्सेज ने, पुलिस ने मिलकर के बड़े एहतियात से ऑपरेशन पूरा कंडक्ट किया है और 5 के 5 टेररिस्ट मारे गए हैं। और इसके अलावा जो दूसरा ऑपरेशन आज ही अर्ली मॉर्निंग शुरू हुआ था, वो तराल अवंतीपुरा में हुआ था। उसमें भी 2 टेररिस्ट मारे गए हैं। ये दोनों टेररिस्ट ग्रुप एक ही टेररिस्ट आउटफिट से वाबस्ता है। जी, इसमें से 7 AK राइफल और 2 पिस्टल पकड़े गए हैं। पुलवामा जिले के अवंतीपुरा में आज सवेरे हुई दूसरी मुठभेड़ में अंसार गजवात उल हिंद के सरगना सहित 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। ताजा समाचार मिलने तक दोनों मुठभेड़ स्थलों पर तलाश अभियान जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश में बढ़ते कोविड-19 मामलों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि कोविड के प्रति लोगों के लापरवाहीपूर्ण रवैये से नए मामलों में तेजी आई है। आज मंत्री समूह की 24वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने आश्वासन दिया कि बढ़ते मामलों से निपटने के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि देश में 15,000 से अधिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र हैं और कोविड रोगियों के लिए 18 लाख से अधिक बिस्तर हैं। टीकाकरण पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत में टीका लगाने की दर काफी तेज है। अब तक 9 करोड़ 43 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह विभिन्न प्राथमिकता वाले समूहों को एक दिन में 43 लाख टीके लगाए गए, जो विश्व में सबसे अधिक है। Today at 9 o'clock, the latest figures suggest that 9 crore 43 lakh 34,262 doses have been given to people in India of the various priority groups. And in the last 24 hours itself, we have given 36 lakh 91,511 doses. This figure, in fact, in last week, we one day even gave 43 lakh doses. This is probably the highest given anywhere in the whole world. डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि 6 करोड़ 45 लाख कोविड के टीके 84 देशों को भेजे गए हैं। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों टीके प्रभावी हैं। उन्होंने लोगों से बिना किसी डर के टीका लगवाने की अपील की। श्री रेड्डी ने हैदराबाद के गांधी अस्पताल में टीकाकरण केंद्र का दौरा किया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए सरकार लोगों के साथ मिलकर कार्य कर रही है। जो भारत का 2 कंपनी, पुणे के सीरम कंपनी और हैदराबाद के भारत बायोटेक, दोनों वैक्सीनेशन का आज प्रोडक्शन चला रहे हैं। दोनों कंपनी का प्रोडक्शन जो वैक्सीनेशन है, देश में हर जगह भारत सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ट्रांसपोर्ट करके प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में, स्पेशलाइज्ड वैक्सीनेशन सेंटर्स में लोगों को वैक्सीनेशन देने का कार्यक्रम शुरू हो गया। और अभी जो सेकंड वेव के जैसा कोरोना पॉजिटिव केसेस देश में बढ़ रहे, इसी दृष्टिकोण में और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करके लोगों को जल्दी वैक्सीनेशन देने का कार्यक्रम भी और गवर्नमेंट मिशनरी काम कर रहे हैं।
श्री रेड्डी ने लोगों से टीका लगवाने के लिए आगे आने और टीकाकरण उत्सव को सफल बनाने की अपील की। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक व्यापक जन टीकाकरण कार्यक्रम संचालित करने और इसे उत्सव के रूप में मनाने का आह्वान किया है। 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फूले और 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की जयंती है। श्री मोदी ने युवाओं से आगे आने और वरिष्ठ नागरिकों तथा अन्य लोगों की मदद करने की अपील की, जिन्हें कोविड टीकाकरण के लिए सहायता की आवश्यकता है। कल शाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड स्थिति पर चर्चा करते हुए श्री मोदी ने संक्रमण के बढ़ते मामलों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए छोटे कंटेनमेंट जोन बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने राज्यों से युद्ध स्तर पर अपने प्रयास तेज करने का भी आग्रह किया। नारी शक्ति पुरस्कार विजेता रोमा देवी ने लोगों से 14 अप्रैल को टीकाकरण अभियान में सहयोग करने की अपील की है। आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगी कि इस महीने की 14 तारीख तक चलाए जाने वाले अभियान में आप सभी सहयोग दें। ये अभियान ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण करवाने, टीकाकरण के बाद भी मास्क पहने, व्यक्तिगत स्वच्छता और कोविड के प्रोटोकॉल की पालना करने पर केंद्रित है। कृपया आप सभी कोविड से बचाव हेतु सारे एहतियात बरतें। धन्यवाद। इस बीच मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा है कि मुंबई में टीकों की कमी है और इस कारण 71 निजी टीकाकरण केंद्रों में से 26 को आज बंद करना पड़ा। उन्होंने कहा कि आज मुंबई में 1,76,000 टीकों की खेप आने की उम्मीद है और जब तक टीके नहीं मिल जाते तब तक ये अभियान स्थगित रहेगा। मुंबई में बम्बई कोविड केंद्र बीकेसी सहित कई केंद्रों में आज सुबह टीके समाप्त होने के बाद इन्हें बंद करना पड़ा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि केंद्र के दिशा निर्देश के मापदंडों में कोविड टीकाकरण के लिए स्थानीय स्तर पर राज्यों को रणनीति बनाने के लिए छूट दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि 45 साल से कम उम्र के जिगर और गुर्दे की बीमारी के रोगियों तथा कोविड प्रभावित क्षेत्र में सभी युवाओं को टीकाकरण की अनुमति देने की रणनीति की समीक्षा करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोविड और टीकाकरण की समीक्षा के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक होने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में ये सुझाव दिए हैं। गुजरात में अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल अब विशेष कोविड अस्पताल के रूप में काम करेगा। अहमदाबाद में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए ये फैसला किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पहले इस अस्पताल में 500 बिस्तर कोविड मरीजों के लिए जबकि शेष अन्य बीमारियों से ग्रस्त लोगों के लिए थे। गुजरात के उप मुख्यमंत्री श्री नितिन पटेल ने कहा कि अन्य बीमारी वाले मरीजों को एसवीपी अस्पताल से अगले 4-5 दिनों में चरणबद्ध तरीके से छुट्टी दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अकेले अहमदाबाद में ही कोविड रोगियों के लिए कम से कम 1700 अतिरिक्त बेड उपलब्ध कराए गए हैं। अहमदाबाद में कल कोविड-19 के 951 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस बीच अहमदाबाद नगर निगम ने स्टॉक की उपलब्धता के अनुसार एसवीपी अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन का वितरण शुरू करने की घोषणा की है। सूत्रों के अनुसार यह वितरण उन कोविड मरीजों के लिए है जो ऐसे निजी अस्पतालों में भर्ती है जिनके साथ नगर निगम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऐसे अस्पताल के एक प्रतिनिधि को अस्पताल के लेटर हेड पर मरीज के विवरण, कोविड रिपोर्ट और डॉक्टर की पर्ची के साथ एसवीपी अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन प्राप्त करना पड़ेगा। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। देश में अब तक 9 करोड़ 43 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 36,91,000 टीके लगाए गए। इस बीच पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 1,31,968 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इन्हें मिलाकर संक्रमित लोगों की संख्या 1 करोड़ 30 लाख से अधिक हो गई है। कल 780 लोगों की मौत होने से देश में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,67,000 से अधिक हो गई है। 10 राज्यों महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान में कोविड के नए मामले प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। 83% से अधिक नए मामले की इन 10 राज्यों में पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र में कल सबसे अधिक 56,000 नए मामले जबकि छत्तीसगढ़ में 10,652 मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 61,000 से अधिक रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने की दर 91.22% हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि अब तक 1 करोड़ 19 लाख से अधिक रोगी इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। इस समय कोविड के 9,79,000 से अधिक मरीज हैं, जो संक्रमित रोगियों का 7.5% है।
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कहा है कि कल 13,64,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई और अब तक देश भर में 25 करोड़ 40 लाख से अधिक नमूनों की जांच हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों में कोविड के 2,783 मामले दर्ज किए गए। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस दौरान 7 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 10,370 हो गई है। कल 957 लोगों को ठीक होने के बाद विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। स्वस्थ होने की दर घटकर 95.61% रह गई है। इस समय कुल 16,109 मरीज हैं। कल 2,40,000 लोगों को टीका लगाया गया। अब तक 73 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 2,478 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। राज्य में अब तक इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 3,21,000 से अधिक हो गई है। राज्य में स्वस्थ होने की दर 94.63% रह गई है। कल एक दिन में 1 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। इसके साथ ही राज्य में अब तक 17,83,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। केरल में कोविड संक्रमण लगातार तेजी से फैल रहा है। कल कोविड-19 के 4,353 नए मामलों की पुष्टि हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में अभी 33,621 रोगियों का उपचार चल रहा है। कल कोविड संक्रमित पाए गए केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की हालत स्थिर है। उनका कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री उमन चांडी भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और उनका तिरुवनंतपुरम में इलाज चल रहा है। इस बीच राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय बंद कर दिया गया है क्योंकि वहां कई कर्मचारी कोविड संक्रमित पाए गए हैं। राज्य में कल कोविड से 18 मरीजों की मृत्यु हुई है। इन्हें मिलाकर अब तक 4,728 कोरोना मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। केरल में कोविड संक्रमण की दूसरी लहर में एहतियाती उपाय सख्ती से लागू किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि अगले 3 सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव प्रक्रिया में शामिल सभी लोगों को अनिवार्य रूप से आरटीपीसीआर जांच करनी होगी। तिरुवनंतपुरम से आकाशवाणी समाचार के लिए मयूषा। मध्य प्रदेश में कल कोविड के 4,324 नए मामलों की पुष्टि हुई और 2,296 रोगियों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। प्रदेश में संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,113 हो गई है। कल 27 मरीजों की संक्रमण से मृत्यु हुई है। इंदौर में 6,500 से अधिक सक्रिय मामले हैं, जबकि भोपाल में 4,500 से अधिक सक्रिय मामले हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 28,000 से अधिक है। वहीं पॉजिटिविटी दर 12.9% है। मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्पतालों में बिस्तर और ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई जा रही है। प्रत्येक जिले में कोविड देखभाल केंद्र स्थापित किए गए हैं। पूजा अभिवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। उत्तर प्रदेश में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर कोविड संक्रमण और टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा की। बाद में मुख्यमंत्री प्रयागराज जिले का दौरा करेंगे, जहां कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार कोविड मामलों की संख्या बढ़ रही है। राज्य में कल 10,000 से अधिक कोविड के नए रोगियों का पता चला। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में संक्रमित लोगों की संख्या 4 लाख से अधिक हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोरोना की मौजूदा स्थिति को देखते हुए रायपुर जिले में आज शाम से पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में आज शाम 6 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। यह लॉकडाउन 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान पेट्रोल पंप, दवा दुकानें और रसोई गैस एजेंसियों को छोड़कर अन्य किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान को खोलने की अनुमति नहीं रहेगी। लॉकडाउन के दौरान शासकीय और निजी कार्यालयों के साथ ही बैंक भी बंद रहेंगे। जिले की सीमाओं को 10 दिनों के लिए सील कर दिया जाएगा। लोगों को जरूरी सामान की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके, साथ ही व्यापारी कालाबाजारी न कर सकें, इसके लिए जिला प्रशासन ने 9 टीमों का गठन किया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव और बेमेतरा जिले में भी कल से संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस बीच छत्तीसगढ़ में कोरोना टीकाकरण अभियान भी जोर शोर से जारी है। अब तक प्रदेश में 35 लाख से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने बेंगलुरु, मैसूरू, मंगलुरु, कुलबर्गी, बीदर, तुमकुरू और उडुपी में कल से 20 अप्रैल तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। इन सभी शहरों में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने कोविड को रोकने के लिए आज से 8 जिलों के शहरी इलाकों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। ये जिले हैं जम्मू, उधमपुर, कठुआ, श्रीनगर, बारामूला, बडगाम, अनंतनाग और कुपवाड़ा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुनीत शर्मा ने कहा है कि देश में रेलगाड़ियों को रोकने या कम करने की कोई योजना नहीं है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार से रेलगाड़ियों को रोकने या कम करने का कोई भी अनुरोध रेल मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जो लोग यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए रेलगाड़ियों की कमी नहीं है। कोविड महामारी की चुनौतियों के बावजूद देश में पिछले वित्त वर्ष के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रह में लगभग 5% की वृद्धि हुई है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि वित्त वर्ष 2020-21 में प्रत्यक्ष कर संग्रह के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार 9,45,000 करोड़ रुपये का निबल कर संग्रह हुआ। प्रत्यक्ष कर संग्रह में निगम कर और व्यक्तिगत आयकर शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि पिछले वित्त वर्ष में अग्रिम कर संग्रह लगभग 6.7% की वृद्धि के साथ 4,95,000 करोड़ रुपये रहा। वर्ष 2020-21 के दौरान 2,61,000 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 में रिफंड राशि 1,83,000 करोड़ रुपये थी। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के पूर्वी इलाकों के विकास को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध। दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ 2 अलग अलग मुठभेड़ में 7 आतंकवादी मारे गए। मंत्री समूह ने देश में कोविड स्थिति और टीकाकरण के विस्तार की समीक्षा की। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,31,000 से अधिक कोरोना मामलों की पुष्टि हुई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज शाम से 19 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन। पश्चिम बंगाल में कल होने वाले विधानसभा के चौथे चरण के चुनाव की सभी तैयारियां पूरी। निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय बलों पर की गई टिप्पणी के लिए टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को नोटिस भेजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रुट के साथ वर्चुअल शिखर बैठक करेंगे। पिछले वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह 5% बढ़कर 9,45,000 करोड़ रुपए हो गया। भारत और चीन के बीच चुशल में 11वें दौर की बातचीत जारी और आईपीएल 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट का 14वां संस्करण आज चेन्नई के चेपक स्टेडियम में शुरू होगा। पहले मैच में मुंबई इंडियंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के चुनाव में उत्तरी बंगाल के कूच बिहार और अलीपुरद्वार जिलों में स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुरक्षित मतदान की तैयारियां की जा रही हैं। अलीपुरद्वार जिले में विधानसभा की 5 और कूच बिहार जिले में 9 सीटें हैं। सरकारी सूत्रों ने आकाशवाणी के संवाददाता को बताया है कि मतदान कल सुबह 7 बजे शुरू होगा और शाम 6:30 बजे तक चलेगा। कूच बिहार जिले में 70 उम्मीदवार मैदान में हैं। दूसरी तरफ अलीपुरद्वार जिले में 12,44,000 से अधिक मतदाता 3 महिलाओं सहित 42 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। कोविड-19 महामारी को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने एक मतदान केंद्र में अधिक से अधिक 1,000 मतदाताओं की अनुमति का निर्णय लिया है। पहले ये संख्या 1,500 थी। कोविड संक्रमित या संदिग्ध संक्रमण वाले मतदाताओं को भी, जिन्हें घर या संस्थागत पृथकवास में रखा गया है, सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण लेने के बाद दिव्यांगजन और 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं के साथ डाक मतपत्र से वोट देने की उन्हें सुविधा दी जाएगी। प्रत्येक मतदान केंद्र पर पीने का पानी, शौचालय और प्रतीक्षालय जैसी न्यूनतम सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित होगी। दिव्यांग लोगों के लिए रैंप की व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के चुनाव की ताजा जानकारी के लिए बात करते हैं कूच बिहार में मौजूद अपने संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा से। मानस जी, इस चरण के प्रमुख उम्मीदवार कौन हैं? यहाँ कूच बिहार में कुल 70 उम्मीदवार है और अलीपुरद्वार में 42। अगर हम लोग प्रमुख उम्मीदवारों की बात करें तो अलीपुरद्वार सीट में टीएमसी की तरफ से सौरभ चक्रवर्ती है। भाजपा ने यहाँ पे सुमन कांजीलाल को टिकट दिया है और कांग्रेस की ओर से देव प्रसाद रॉय है। तो ये एक चीज ऐसा है कि जिसपे सबकी नजर गड़े हुए हैं। इनके अलावा जो दीनहता सीट है वहाँ पे जो बीजेपी के सांसद हैं निश्चित प्रामाणिक, वो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और उसके खिलाफ है टीएमसी के तरफ से उदयन गुहा। और एक सीट है कूच बिहार
जिले के ही ये है नाताबारी सीट। यहाँ पे टीएमसी के वरिष्ठ नेता और मंत्री रविंद्रनाथ घोष है और भाजपा ने यहाँ टीएमसी से आए हुए मिहिर गोस्वामी को इनके खिलाफ उतारा है। तो ये कुल मिला के ऐसे उम्मीदवार है जिस पे नजर रहेंगे। और इनके अलावा कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट और आईएसएफ का जो कॉम्बिनेशन है, ये संयुक्त मोर्चा, उनके भी कई युवा उम्मीदवार इस बार मैदान में है इस चरण में। कनक मानस, दल बदल की राजनीति से जूझ रहे पश्चिम बंगाल में और यहाँ पर प्रमुख मुद्दे क्या हैं चौथे चरण के चुनाव में? जी, अगर हम लोग उत्तर बंगाल की ये 2 जिले की बात करें, जैसे यहाँ पे बीजेपी ने जो सेंट्रल स्कीम्स है वो इम्प्लीमेंटेशन की बात कही। अगर बीजेपी पावर में आएंगे तो जो 7वें वेतन आयोग के जो स्केल होंगे वहाँ के ये पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा। टीएमसी ने यहाँ पे प्राइस राइज के मुद्दे उठाए, पेट्रोल के, डीजल के बढ़ती हुई कीमतों के बात कही। फिर दोनों पार्टी ने जो यहाँ के चाय बागान में जो कर्मचारी है वर्कर्स है उनकी जो डेली वेजेस है वो बढ़ाने की बात कही। यहाँ पे कोचबिहार जिले में एक बहुत ही ज्यादा राजवंशी पॉपुलेशन है जो एक अच्छा जातियों का, इनको रुझाने के लिए दोनों पार्टी ने यहाँ पे काफी कोशिशें की। कहा कि केंद्र सरकार ने, बीजेपी ने कहा कि नारायणी सेना नाम का एक पैरामिलिट्री फोर्स में एक गठन करेंगे सीआरपीएफ जैसे की तरफ लाइन पे। फिर टीएमसी ने ये कहा कि यहाँ पे स्टेट बटालियन में एक नारायणी सेना रहेगा। मानस, समय का अभाव है। जानकारी के लिए धन्यवाद। थैंक यू। पश्चिम बंगाल विधानसभा के अगले चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता प्रचार में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले 3 चरण की 91 सीटों में से 63 से 68 सीटों पर पार्टी जीतेगी। इस बीच निर्वाचन आयोग ने 28 मार्च और 7 अप्रैल को सुरक्षा बलों के खिलाफ टिप्पणी करने पर तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नोटिस जारी किया है। आयोग ने उनसे कल 11 बजे तक जवाब देने को कहा है। निर्वाचन आयोग द्वारा ममता बनर्जी को ये दूसरा नोटिस जारी किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट के साथ वर्चुअल शिखर बैठक करेंगे। बैठक के दौरान दोनों नेता आपसी हित के सहयोग और आपसी संबंधों को मजबूती प्रदान करने के नए तरीकों पर चर्चा करेंगे। वे आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। भारत और चीन के बीच आज पूर्वी लद्दाख में चुशुल में 11वें दौर की बातचीत हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि दोनों देशों के कोर कमांडर इस क्षेत्र में शेष विवादास्पद स्थानों से सेना हटाने के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले 20 फरवरी को सेना कमांडर्स की बैठक हुई थी। आईपीएल 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट आज चेन्नई में शुरू हो रहा है। जानकारी फरहत नाज से। आईपीएल 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट का 14वां संस्करण आज चेन्नई के चेपक स्टेडियम में शुरू हो रहा है। आज पहले मैच में शाम 7:30 बजे मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगा। आईपीएल के इस संस्करण के मैच मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, नई दिल्ली और कोलकाता में होंगे। फाइनल मैच 30 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। पिछले साल कोविड महामारी को देखते हुए आईपीएल की टीमें संयुक्त अरब अमारात गई थी। इस साल आईपीएल मैच कोविड से संबंधित सुरक्षा के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए घरेलू स्टेडियम में खेले जाएंगे। खेल डेस्क, आकाशवाणी समाचार। जकार्ता एशियाई खेलों में 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ में रजत पदक विजेता दुती चंद को छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार दिया जाएगा। कोविड महामारी के कारण पुरस्कार समारोह का आरंभिक संस्करण वर्चुअल माध्यम से 14 अप्रैल को आयोजित होगा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्थापित ये पुरस्कार खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। नासा के अंतरिक्ष यान मार्स ओडिसी ने मंगल ग्रह पर 20 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसे वर्ष 2001 में 7 अप्रैल को छोड़ा गया था। दक्षिणी कैलिफोर्निया में नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी के परियोजना वैज्ञानिक जेफरी प्लॉट ने बताया कि ओडिसी के पहले ये जानकारी नहीं थी कि मंगल के कौन से भाग में जल का स्रोत है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के पूर्वी इलाकों के विकास को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ 2 अलग-अलग मुठभेड़ में 7 आतंकवादी मारे गए। मंत्री समूह ने देश में कोविड स्थिति और टीकाकरण के विस्तार की समीक्षा की। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,31,000 से अधिक कोरोना मामलों की पुष्टि। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज शाम से 19 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन।
पश्चिम बंगाल में कल होने वाले विधानसभा के चौथे चरण के चुनाव की सभी तैयारियां पूरी। निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय बलों पर की गई टिप्पणी के लिए टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को नोटिस भेजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रट के साथ वर्चुअल शिखर बैठक करेंगे। भारत और चीन के बीच चुशुल में 11वें दौर की बातचीत जारी और आईपीएल 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट का 14वां संस्करण आज चेन्नई के चेपक स्टेडियम में शुरू। पहले मैच में मुंबई इंडियंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।